मित्रों, मैं चंद्रशेखर खरे, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर। और अभी संयुक्त जन जागरूकता अभियान की ओर से मैं लाइव हूं और मेरे बीच आज उपस्थित है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM देव सर, जो हैं हमारे सस्य वैज्ञानिक। और आज के इस कार्यक्रम में सर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं सर। जैसा कि सर अभी समय चल रहा है रबी फसलों की बुआई पर, और जो हमारे किसान भाई अभी मौसम के कारण भी चिंतित हैं और लगातार मेहनत उनका चलता है। लेकिन चूंकि सर आदिकाल से ये यही कही जाती है कि खेती बाड़ी जो है एक जुआ है। जी जी, सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो सर मैं आपसे आज रबी फसलों के संबंध में कुछ चर्चाएं करनी है सर। जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रबी फसलों में कौन कौन सा फसल हम लगा सकते हैं। रबी फसलों में जो है खास करके दलहन, तिलहन और कुछ अनाज वाली फसलें होती है। ठीक है, तो इस दलहन तिलहन में क्या लगा सकते हैं? दलहन तिलहन में जो है आपका जैसे कि सूरजमुखी है, जी जी, आपका कुसुम है, ठीक है, तिलहन में जो है जी, और आपका अलसी है जी, ये सब फसलें हैं जो तिलहन के अंतर्गत आता है। जी जी। और सर दलहन के लिए क्या लगा सकते हैं सर? दलहन में आपका चना खासकर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है जी। आपका चना हो गया, दूसरा जो है आपका खेसारी बोला जाता है, जिसको तिवड़ा भी बोलते हैं। जी जी। उसके बाद मसूर भी है, मूंग भी है, आपके बाद उसके बाद इसके बाद ये भी है, राजमा भी दलहन की फसल में आता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, इसको भी लगाया जा सकता है। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे खाद्यान्न फसलों की आपने बात किया है, जी, तो सर चूंकि हमारा जो जांजगीर चांपा कृषि प्रधान क्षेत्र है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारे इस जिले का बहुत मुख्य रोल है, अच्छा, मुख्य भूमिका है। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि अभी की स्थिति में क्या मतलब रबी धान भी लगा सकते हैं क्या हमारे किसान भाई? नहीं, रबी धान तो खैर लगाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि धान तो साल में 3 बार लगाई जा सकती है, क्योंकि उसके पास समय होना चाहिए, प्लस जो है सिंचाई का संसाधन होना चाहिए जी सर। और उसके साथ साथ जैसे कि खाद्यान्न फसलों में जैसे गेहूं है सर, तो गेहूं के लिए सर सही समय क्या है? गेहूं के लिए एक्चुअल में सही समय होता है 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का होता है। वैसे जितना सो फॉर सो अर्ली, मतलब अक्टूबर से ही आप शुरू कर दें तो और अच्छी बात होती है, लेकिन जो है फसल कटना, खरीफ का फसल कटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा जो रबी का फसलें की बुआई जो है थोड़ा सा देर हो जाता है सर। और जैसे कि देर से बुआई तक की स्थिति में कैसे करें सर? देर से बुआई तक की स्थिति में ये करना पड़ेगा कि आपको जो है, जो एक प्रकार से कहा जाता है लाई चाप भी बोला जाता है एक प्रकार से, या फिर उसको जो है जमीन को आप गीला कर दीजिए, गीला करके उसको जो है अच्छी से जुताई कर दीजिए, उसके बाद रोटावेटर चला के भुरभुरा कर दीजिए। उसके बाद आप मिट्टी को गीला करके ना आप जो है चाहे तो गेहूं को एक दिन भिगा करके भी जो है उसको उसमें छिड़काव किया जा सकता है, ताकि उसकी जर्मिनेशन जो है बहुत जल्दी आए और जल्दी से शीघ्रता से जो है जर्मिनेट हो, अच्छा से अच्छा उसका ग्रोथ हो। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर, अभी जैसे कि आपने खाद्यान्न की फसलें में गेहूं बताया, आपने दलहनी फसलें बताएं, तिलहनी फसलें आपने बताया, तो सर मैं ये एक चीज जानना चाहूंगा कि इसका जो है सर फसल की जैसे कि कटाई के पश्चात इसकी सर मतलब खेत का प्रिपरेशन, खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए? खेत की तैयारी तो एक तो ये खेत में कितना मॉइस्चर है फसल कटने के बाद, इसको ध्यान में रखा जाता है। यदि आपकी नमी नहीं है खेत में और हल नहीं चल पा रहे, तो ऐसी स्थिति में जो है आप उसमें पानी डाल करके आप उसको 1 दिन 2 दिन थोड़ा सुखा लीजिए, उसके बाद जुताई करनी चाहिए। यदि खेत में नमी की मात्रा पर्याप्त है और जुताई करते बन जा रहा है, हल उसमें चल पा रहा है, जहाँ मिट्टी जो है चिकना या चिपक नहीं रहा है हल में या ट्रैक्टर के उसमें चक्के उक्के में, तो उस अवस्था को हम लोग जो है एक बेहतरीन बेस्ट सुटेबल कंडीशन कहा जाता है रबी फसलों की बुआई के लिए। तो एक भुरभुरा मिट्टी होना चाहिए जिसमें नमी भी हो, बहुत ज्यादा नमी भी ना हो, लेकिन भुरभुरा हो, जैसे हम अपन फेंक के मारे माटी को तो एकदम छरियाना चाहिए, फैल जाना चाहिए। जैसे सर जनरली गांव के परिदृश्य में सर एक आड़ी जुताई कर लेते हैं, एक खड़ी जुताई हो जाती है और उसके बाद सर रोटावेटर चला दिया जाता है। तो इस तरीके से लगभग सर खेत की तैयारी हो जाती है। तो ये सही प्रैक्टिस है सर? नहीं, ऐसा देखा जाए तो देखो, आड़ी तिरछी जुताई इसलिए किया जाता है कि अपन उससे क्या मिट्टी पूरी तरह से जो
वो मतलब कहना चाहिए वो उखड़ जाती है। नहीं तो अपन सिर्फ एक ही साइड जुताई करें तो क्या कहीं कहीं पे मिट्टी ऐसा जो जमीन से गड़ी रह जाती है। हम इतने करीबी से नहीं जुताई करते हैं कि पूरी की पूरी मिट्टी उखड़ जाए या पलट जाए, ठीक है। इसलिए आड़ी तिरछी करने का फायदा ये है कि पूरी मिट्टी जो है अलट पलट जाती है, जिससे जो है आपका भुरभुरापन भी ये हो जाता है और दूसरे एरेशन भी आता है। प्लस रोटावेटर चला दें तो मिट्टी और अच्छी बारीक बारीक हो जाती है, तो उसमें क्या आसानी से जो है आपका बुआई करना या फिर लाइन बना करके कोई भी रबी फसलों को सोइंग करना बहुत इजी हो जाता है। उसमें बहुत जल्दी फिर आपका जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। तो अभी आपने देखा मित्रों, अभी हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर CN देव सर हमें जानकारी दे रहे हैं रबी फसलों के बारे में। और एक आड़ी और एक खड़ी जुताई के साथ साथ यदि रोटावेटर की व्यवस्था है तो जरूर आप उसका इस्तेमाल करें। सर मैं एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, इसके साथ साथ सर खाद की जो मात्रा है और कैसे ये सर कि सबसे पहले जैविक खाद की हम बात करते हैं, क्योंकि कृषि वैज्ञानिक हैं। तो जैविक खेती के बारे में बात करते हैं, तो सर जैविक में कौन कौन से खाद को हम डाल सकते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैविक खेती में प्रायः यही होता है कि अपन जो रासायनिक खादों का बहिष्कार करते हैं जो यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट, ये सब जो खादें होती है उसको अपन छोड़ देते हैं। जैविक खेती में अक्सर जो है जो जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे नाड़िप हो गया, गोबर खाद हो गया, मुर्गी खाद हो गया, आपका केचुआ खाद हो गया, इसका हमको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी खादें होती हैं। मतलब सर जैविक खाद का हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमारा जो फसल ज्यादा पौष्टिक और उत्पादन भी बहुत अच्छा और गुणवत्तापूर्ण भी रहेगा। हाँ, गुणवत्ता भी रहेगा, प्लस उसके साथ साथ किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होती, कीड़े मकोड़े भी नहीं होते, पौधे का जो है बढ़वार वृद्धि से लेकर उसका विकास संपूर्ण उसका विकास हो पाता है। तो आपका जैविक खाद का वही महत्व है। जो भी सर, क्योंकि अभी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना भी शासन की चल रही है, छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना, जिसमें भी स्व सहायता समूह और सब जैविक खाद, केचुआ खाद सब बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और अभी सर वर्तमान में मतलब जैविक खाद जो केचुआ खाद स्पेशली जो बनेगा वो 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से शासन ने निर्धारित किया है। तो ये क्या बहुत अच्छी उपलब्धि भी है। जी। लेकिन सर इसके साथ साथ मैं चाहूंगा जहां उपलब्ध ना हो तब की स्थिति में एक आधारशील मात्रा खाद की क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। अब जैविक खेती की जब अपने पास अभाव होता है यदि जैविक खादों का, तो उसमें तो रासायनिक क्या करना चाहिए, विश्व स्तर पे जो उसका रिकमेंडेशन हो, खासकर अनाज वाली फसलें गेहूं के लिए अपन कहते हैं तो 100, 60, 40 जो नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास की मात्रा एक आधार मात्रा है, वो आधार मात्रा बेसल डोज है। तो बेसल डोज में अपन क्या करते हैं, जैसे जो है आपका सुपर फास्फेट हो गया, आपका म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया, उसको पूर्ण मात्रा में डालते हैं। और यूरिया का जो है आपको 1/4 मात्रा में डालते हैं बुआई के समय आधार खाद के रूप में। बाद में जो है उसको 2-3 बार करके उसको कम से कम 15-20 दिन के आड़ में उसका छिड़काव करें, जिससे अलग अलग अवस्था में उसका जो है फायदा मिलता रहा है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। साथ ही साथ सर मैं जानना चाहूंगा कि दलहनी फसलों के लिए खाद की जो आधार मात्रा क्या होनी चाहिए। दलहनी फसलों के लिए खाद की मात्रा तो ये होती है कि रासायनिक खाद की बता रहा हूँ मैं, इसमें एक तो 20, 50 और 20 की मात्रा लिया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके की मात्रा। और इसमें चूंकि नाइट्रोजन की मात्रा कम इसलिए होती है क्योंकि ये जो है जितनी जो दलहनी फसलें होती है उसमें लेग होमोग्लोबिन पाया जाता है, जो बाद में जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है या स्थिरीकरण करता है जो वायु के माध्यम से। तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम लगती है और इस पूरा पोटास का जो है थोड़ा अच्छा, मतलब उसका ठीक मात्रा है। तो सुपर फास्फेट की आती आवश्यकता होती है क्योंकि उससे जो है हरी भरी पौधे होती है, उसका विकास अच्छा होता है और नाइट्रोजन तो ऑटोमेटिक ऊपर से मिल ही जाता है। तो इसलिए जो है लेग हेमोग्लोबिन। अच्छा सर, और एक विशेष बात मैं जानना चाहूंगा सर, जैसे कि गेहूं की हम बात करते हैं तो गेहूं में सर अभी किन मतलब कितनी मात्रा में हमको सिंचाई और किन स्टेज में करना चाहिए। गेहूं में एक्चुअल में 4-5 स्टेज आती है आने के लिए। जी हाँ। पहला तो आपको बुआई करने के पहले ही आपको यदि मिट्टी कड़ी है उस समय आप जो है पानी का सिंचाई करके जमीन को गीला करके एक अच्छा पाक बना करके बुआई करना चाहिए। तो पहले सिंचाई वही हो गया। या दूसरी बात ये होता है जब यदि आपकी जमीन जुताई करते बन रहा है पूरा अच्छी तरीके से बन गया, उसके बाद आपने गेहूं का फसल लगा लिया, उसके बाद आप उसको सोइंग कर दीजिए, मतलब पानी पिला दीजिए। तो पहला इरिगेशन जस्ट आफ्टर सोइंग होता है। उसके बाद जो है आपका CRI स्टेज आता है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज।
जड़ मंजरी जो अवस्था होती है 21 दिन की अवस्था में लगभग आती है जो गेहूं के बुआई के 21 दिन अवस्था में, उस समय थोड़ा पानी देना चाहिए। पानी के बाद जो है आपका जो है यूरिया के भी छिड़काव कर देना चाहिए। जी जी। तो ये एक संपूर्ण अवस्था होता है। उसके बाद बहुत ज्यादा हुआ तो आपका गभोट की अवस्था होती है, बाली अवस्था होती है। इन अवस्था में आपको थोड़ा पानी का सिंचाई देना चाहिए। और गभोट अवस्था कंप्लीट हो गया, बाली आना शुरू हो गई, उसके बाद आपको जो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छा हो गया खाद्यान्न फसलों की आपने जानकारी दी रबी फसलों के लिए। सर मैं दलहन में जानना चाहूंगा कि उसमें हमको सिंचाई की कितनी मात्रा उपयोग करनी चाहिए, किन स्टेजों में? दलहन में खासकर बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो दलहन फसल ऐसी होती है वो शुष्क एरिया में ज्यादा होती है। लेकिन उसके कम से कम 1-2 सिंचाई उसमें भी आवश्यकता पड़ती है। पहले तो बुआई के जस्ट बाद हमको उसका पानी देना चाहिए, इरिगेट करना चाहिए, ताकि जो है उसकी जर्मिनेशन हो सके। और दूसरा जो है आपका एक स्टेज आता है जस्ट लाइक जो है नी हाई स्टेज का है, या थोड़ा सा जो अच्छी ग्रोथ अवस्था आती है, तो हल्की फुल्की उस समय बारिश दिया जा सकता है। वो भी स्प्रिंकलर इरिगेशन से दें तो सो फार सो गुड। अदरवाइज हम फ्लड इरिगेशन के माध्यम से देते हैं तो उसमें थोड़ा नुकसानदायक होता है। और दलहन में खासकर आपका चना भी जो है ज्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उसी प्रकार से आपका जो लेथारा जो बोलते हैं खेसारी, तिवड़ा बोलते हैं, वो भी पानी ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। तो ये सब फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, दलहनी फसलों को। लेकिन जो है 1 या 2 बार इरिगेशन देना चाहिए, जिस समय फ्रूटिंग की स्टेज आती है उस समय, और बुआई की दूसरी बात जस्ट बाद जो है। जी, तो अभी आपने सुना, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM देव सर जी के द्वारा दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें आप सभी कि जो बीज है वो विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें, चाहे वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि महाविद्यालय हो, या तो फिर आप बीज निगम से खरीदें। और उसमें क्या है, टैग लगा रहता है, या वो समझ लीजिए उसको जन्म कुंडली लग रही थी बोरी में, तो आप उससे पहचान जानेंगे कि ये प्रजनक बीज है। कि प्रजनक बीज में जैसे कि आपको पीले रंग की एक पर्ची लगी रहती है, और उसके साथ उसके बाद जो है आधार बीज में सफेद रंग का लगा रहता है, और प्रमाणित बीज और प्रमाणित सेकड़ में नीले रंग की जो प्रमाण पत्र या कि उसको टैग कहा जाता है वो लगी रहती है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि विश्वसनीय बीज ही आप खरीदें और लगाएं, ताकि कभी कोई दिक्कत हो तो आप शासन प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, उसकी मुआवजा भी आपको दी जाएगी। बहरहाल आप सभी से गुजारिश यही है कि आप खेती की तैयारी के साथ साथ संपूर्ण तैयारी विशेषकर से अच्छी से करें, और जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक सर ने बताया है, उन सभी सुझाए विधियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी सी खेती करें। सर, आप आज हमारे इस संयुक्त जन जागरूकता अभियान की स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ सर।